हेलो एवरीवन, मैं गुड्डू कुमार, को फाउंडर अल्फा हेज। जब भी बात ऑप्शंस ट्रेडिंग की होती है तो लॉस और प्रॉफिट में ज़्यादा लॉस की ही बात होती है। जैसा लगता है कि हर कोई लॉस कर रहा है, बट सोशल मीडिया पे जो लोग भी पोस्ट कर रहे हैं वो लोग तो अलग कुछ बता रहे हैं कि भाई लाखों छाप रहे हैं, करोड़ों छाप रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ एवरी मंथ ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये रियलिटी है क्या कि लॉस ही सभी को होता है? तो देखिए, एक बार सोशल मीडिया को अपने हटा भी दें, क्योंकि सोशल मीडिया पे रियलिटी है नहीं है वो बात की बात है। बात करते हैं कि क्या अगर कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा है तो हमेशा क्या उससे लॉस ही होगा? तो फिर लोग करेंगे ही क्यों? जाहिर सी बात है, अगर ऐसा ही है कि हर कोई लॉस कर रहा है और लॉस ही होगा, तब तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर अपना आगे का डिस्कशन ही कुछ नहीं बनता है, कहानी खत्म। आप दूसरे सेगमेंट में काम कीजिए, ट्रेड कीजिए या न मत कीजिए, शेयर मार्केट को छोड़ दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है या आपके लिए नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। इतने सारे काम है दुनिया में, आप कीजिए और शांति से जीवन यापन कीजिए। तो अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि हम जब लॉस करते तो हमें पता होती कि हमारी गलतियां क्या है, और हम कहीं ना कहीं माइंड में मेरा ये भी रहता है कि शायद ये गलती जो है वो नहीं करते तो लॉस नहीं होता, एंड कम से कम इतना लॉस नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप जो लोग भी लॉस कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, उनको पता है कि हमारी गलतियां क्या है। तो सबसे पहले अगर किसी को अपना गलती ढूंढना है, काफ़ी लोगों को तो अपनी गलती भी नहीं मालूम चलेगी, क्योंकि अगर लेट से किन्हीं को ऑप्शन सेगमेंट की नॉलेज ही नहीं है, लेट से ना ऑप्शन रिस्क आता है, ना स्ट्रैटेजी आती है, ना हेजिंग करना आता है, ना रिस्क मैनेजमेंट करनी आती है, लेट से इक्विटी की तरह इसको सोच रहा है, तब तो वो फाइंड आउट भी नहीं कर पाएगा कि मेरे से गलती क्या हुई। हमने तो कॉल ऑप्शन बाय किया, शेयर भी बढ़ा, बट ओटीएम कॉल ऑप्शन था, उसका प्रीमियम जीरो क्यों हो गया? काफी लोग ऐसा भी है कि कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और उनको लगता है ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, ऊपर जाता भी हो बट वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा ओटीएम बाय किए थे, तो वो तो वहां पे फाइंड आउट भी नहीं कर पा रहे हैं कि उनको थीटा डीके ये सब का नॉलेज नहीं है। तो उसकी कहानी तो छोड़ दीजिए, उसका अपने डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। बट जिनको सारा कुछ का नॉलेज है, ठीक से सीख के इसमें आए हैं, तो जाहिर सी बात है काफी लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। भाई कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस हो जाती है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस हो जाता है। तो उसका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। जो ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड कर रहा है नॉलेज के साथ, उसको ग्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, कैसे ऑप्शन की प्राइस बिहेव करती है, उसकी है, स्ट्राइक प्राइस की है, एक्सपायरीज की है, हर वो चीज का है, तो वह स्ट्रगल करेगा, वो लॉस नहीं करेगा उस तरह का। हो सकता है ब्रेक इवन में होगा या थोड़ा बहुत लॉस होगा। ऐसा नहीं हुआ कि भाई 2 करोड़ लाया, 2 करोड़ का पूरा साफ। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनको कुछ भी आता पता नहीं है और ऑप्शन बाई कर रहे हैं, नेकेट सेल कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उसको पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनके साथ ये केस आता है कि 2 करोड़ लाया, 2 करोड़ साफ, या 2 करोड़ लाया उसमें 1 CR साफ। इस तरह का जो कहानी है वह उनके साथ ही है जिनको नॉलेज नहीं है इस सेगमेंट का, रिस्क से अवेयर नहीं, कितना रिस्की सेगमेंट है। बट हम बात करते हैं जो लोग सही से ठीक से सारा कुछ सीखते हुए, टाइम दिया है बच्चे ने, मतलब उसने बंदे ने 2 साल का टाइम दिया, 3 साल का टाइम दिया है, और वो सब कुछ सीखते हुए और आज भी सीखने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है। हम बात उसकी करते हैं। तो देखिए, अब उनको ये पता है कि भाई हमें कितना रिस्क लेना है, ये वो जान चुका है, इसलिए वो ब्रेक इवन पे है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वरना उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी। वो जान चुका है कि मुझे कितना रिस्क लेना है और कितना रिस्क है इस सेगमेंट में। अब वो स्ट्रगल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कई कारण से हो सकता है कि लेट से वह डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में काम कर रहा है, बट डायरेक्शनल को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ये उसकी बात हो सकती है कि भाई उसने सोचा बुलिश ट्रेड लिया, बट बेरिश हो गया, साइडवेज हो गया, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कुछ स्ट्रैटेजी में किया होगा जिसमें रिस्क डिफाइंड होगा एंड उसमें लॉस हुआ है। अब उसके लिए तो क्या होगा, उसका अगर सक्सेस रेट को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है उसका जो डायरेक्शन में बेट वो ले रहा है उसका सक्सेस रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी। दूसरा चीज होता है कि अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर भी रहे हैं तो आपका अगर व्यू रॉन्ग हो रहा है तो आप ट्रेड एडजस्टमेंट्स के जरिए उसको संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप लॉस करेंगे तो कमती लॉस करेंगे, और जब प्रॉफिट करेंगे तो जितना उसमें होता है वो होगा। तो वहां से आपका थोड़ा थोड़ा जो है सक्सेस की तरफ जाने शुरू कर देगा आपका जो जर्नी है। पहला, डायरेक्शनली आप थोड़ा सा सही हो जाएंगे, थोड़ा सा और भी डेटा को एनालाइज करना शुरू करेंगे तो डायरेक्शनली आप सही हो जाएंगे। सेकंड, अगर आपका लॉस हो रहा है तो एडजस्टमेंट्स वगैरह थोड़ा वो सीख लेंगे तो वो हो जाएगी। तो इसके जरिए आपका जो ब्रेक इवन है वो प्लस में आ सकता है। कितना प्लस में? ऐसा नहीं कि पैसा छापने लग जाओगे, कभी नहीं। ऑप्शन में इस माइंड से कोई आना ही नहीं चाहिए। तो अगर अपने बात करें तो एक एक करके बात करते हैं, कैसे कैसे लोग हैं और उनको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप सही से इसमें बिजनेस के हिसाब से आप जितना अर्निंग कर सकते हैं, जितना उसमें रिस्क है वो ले सकते हैं। तो आइए, तो देखिए हम पहले तो बांटते हैं कुछ कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स को जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड मैं प्रॉप डेस्क इन सब की बात नहीं कर रहा, मैं रिटेल पार्टिसिपेंट की बात कर रहा, उसमें भी कई सारे कैटेगरी के लोग हैं या ट्रेडर है। तो हम लोग रिटेल पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं। पहला वो होता है जो इक्विटी माइंडसेट से आ रहा है, मतलब उसको ऑप्शंस का पता नहीं, वो इक्विटी की तरह एफएनओ को ट्रीट कर रहा है। लगता है शेयर ऊपर जाएगा
तो चलो बाई कर लेते, शेयर वहीं रह गया 2 साल तो भी नुकसान नहीं है, शेयर थोड़ा सा नीचे आ गया तो एवरेज कर लिए। इस तरह के भी लोग हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैं मिला हूं पर्सनली ऐसे लोगों से। तो वो क्या करते हैं कि अगर लेट से उनका व्यू बुलिश का है तो वो कॉल बाई कर लेंगे काफी ज्यादा ओटीएम का, और जाहिर सी बात है प्राइस अगर उसी जगह पे रह गया या थोड़ा सा ऊपर गया तो ये लेट से 100 का बाई किया था, ये हो जाता है लेट से 60, तो यहां पे जाके वो एवरेज फिर कर लेता है। और आपको पता है कि अगर वो स्ट्राइक प्राइस ओटीएम ही है तो एवरेज कर लीजिए, जो कर लीजिए, आपका जो कॉस्ट है वो कम पे चला आएगा, पर अल्टीमेट तो उसको जीरो होना है। तो जो चीज को जीरो होना है उसका एवरेज करके आप और ज्यादा नुकसान करेंगे। तो ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। तो इनके लिए मेरा क्या सुझाव रहेगा, पहले बात करते कि भाई आप एफएनओ से निकल जाओ, आप ट्रेड मत करो। ऐसे लोग जिनको कुछ भी अता पता नहीं है, इक्विटी का जस्ट आइडिया है कैसे ट्रेडिंग होता है, और वही कंसेप्ट मतलब एवरेज का कंसेप्ट ऑप्शन में लगा रहा है। भाई सोचो, मैंने देखा हुआ ऐसे बंदे को कि 100 पे बाई कर रहा है, वो चला गया 60 तो डबल क्वांटिटी कर ले रहा है और बोला आप देखो मेरा कॉस्ट 70-80 हो गया है, या और 3 गुना कर ले रहा है, और बोला मेरा देखो अब 65 का कॉस्ट आ गया, अब सिर्फ 5 रुपया और बढ़ेगा ना तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। और फिर 60 का 40 होने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि एक्सपायरी नजदीक और आ जाती है, और बाई करता है और लास्ट में जीरो कर बैठता है। ऐसे लोग ही पूरा जो कैपिटल साफ कर बैठते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। तो इन लोगों के लिए तो आपको ही पता है कि क्या कहना है कि भाई दूर हो जाओ, कोई वर्ड नहीं है, दूर निकलो यहां से, एफएनओ मार्केट से निकल जाओ। आना है तो पूरा सीख साख के आना, 2 साल का टाइम लगे, 1 साल का टाइम लगे, उससे मतलब नहीं है, आपके लिए मार्केट ही नहीं है, कहानी खत्म, निकलो यहां से। जो भी लॉस किया है, लॉस रिकवरी करने का भी मत सोचो। काफी लोग ऐसा होता है लॉस कर लिया, अब नेक्स्ट बार में डबल क्वांटिटी कर लेंगे, इस बार मेरा सही हुआ तो रिकवर कर लेंगे और लॉस। तो रिवेंज ट्रेडिंग वाले भी ऐसे ही लोग होते हैं। तो इन लोगों को पूरा ही है भाई, जितना भी लॉस किया है, अगर 2 करोड़ भी लॉस किया है तो अब एक्स्ट्रा 1 पैसा भी आप लॉस मत करो, निकलो यहां से। तो इस तरह के लोग हैं एक, तो इसके लिए तो मैंने बता दिया। सेकेंड हो गया कि थोड़ा बहुत वो सीख लिए हैं, और थोड़ा बहुत सीख लिया ना, उसमें वो थीटा डीके थोड़ा सा सीख लेता है सब कोई कि हाँ भाई प्रीमियम गल जाएगा, ये सीख लेता है। बट किस स्ट्राइक पैसा गलेगा, किस रेट से गलेगा, ये उसको नहीं पता है। बट हाँ उसको ये पता है कि हम अगर होल्ड करते हैं तो मेरा प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो ये लोग अब क्या करते हैं कि मान लीजिए अब ये लोग जो है कैटेगरी के लोग हैं जो मतलब आधा अधूरा नॉलेज, मैंने ऑलवेज बताया है कि जिनका आधा अधूरा नॉलेज है वो और ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर थीटा डीके का अगर हो रहा है ऐसा चीज कि भाई किसी ने कॉल ऑप्शन बाई किया है, इसको पता है कि इसका प्रीमियम हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं इसमें फिर एसएल का कंसेप्ट लगा लेते हैं। और आप देखिएगा, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, टीवी चैनल्स वगैरह पे भी लोग आते हैं, वो इस तरह से ही बताते हैं कि भाई आप कॉल बाई कर लो, एसएल ये है और टारगेट ये है। ऐसे लोग हैं कि उनको पता है थीटा डीके हो जाएगा, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है 100 पे हम बाई करेंगे, 150 का टारगेट और लेट से 60 का स्टॉप लॉस, तो एटलीस्ट 60 हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। और आपको ही पता है कि इसको व्यू चाहिए इसके लिए कि भाई आपका टाइमली एक्यूरेटली व्यू चाहिए, तो उसमें पैसा बनता है, कभी कभी टारगेट हिट हो जाता है, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहां पे आप क्या प्ले कर रहे हैं, यहां पे भी आप इक्विटी की तरह कर रहे हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे आपने एसएल लगा लिया है ताकि आपका जीरो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा चलिए सुधरे, हम मान ले कि जो पहला कैटेगरी ऑफ ट्रेडर था उसे थोड़ा सा ये सुधरा हुआ है कि लॉस जीरो नहीं करेगा, एटलीस्ट 60 पे कट जाएगा उसका। बट आप ही बताओ, ये भी क्या इक्विटी की तरह नहीं है? ये भी क्या इक्विटी की तरह नहीं है? ये भी इक्विटी की तरह है ना, बाइस करो सेल करो, अगर लगता है कि ऊपर जाएगा तो कॉल बाई कर लो विथ स्टॉप लॉस, अगर नीचे लगता है तो पुट बाई कर लो विथ स्टॉप लॉस। तो ये भी आपका एक कैटेगरी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग के स्टाइल में ही हो रहा है। बढ़िया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे कमती लगते हैं, पूरा जाता भी नहीं है, पूरा आता आया तो लेट से टारगेट हिट हो गया कभी कभी, तो इसका थोड़ा सा सक्सेस रेट बढ़ जाता है क्योंकि लॉस कम हो रहा है, तो कभी कभी टारगेट हिट होता है, कभी कभी लॉस, कभी कभी टारगेट, कभी कभी लॉस। बट आप समझो इसे मैक्सिमम टाइम आपका, अगर आप देखो कि ऐसा जो भी कोई करता है तो मैक्सिमम टाइम इसका जो एसएल हिट करता है क्योंकि एसएल 2 कारणों से हिट होगा। एक तो आपका व्यू रॉन्ग हो गया, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, सोचा कि लेट से निफ्टी ऊपर जाएगा, कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया, वो नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस हिट, या वहीं रह गया तो भी स्टॉप लॉस हिट क्योंकि 2 दिन बाद टाइम थीटा डीके होगा और उसका प्रीमियम 60 हो जाएगा तो एसएल हिट। वनली आप टाइमली सही समय पे आपने जब लिया उसके बाद बढ़ना चालू हुआ तो टारगेट हिट होगा। तो यहां पे भी सक्सेस रेट कम है, बट चलो आप पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय नहीं करते हो, तो मैं थोड़ा सा इसको मान रहा हूं कि हाँ थोड़ा बहुत थीटा का नॉलेज ले लिया है कि इसको हम रखेंगे विदाउट स्टॉप लॉस तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो हम ऐसे लेके चलेंगे। तो चलिए इनका थोड़ा सा ठीक है संभला हुआ है, बट स्टिल ये लॉस में ही रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरा कैटेगरी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, जो बेचारा सब कुछ ठीक से सीखा हुआ है, ग्रिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर रखी है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के भी कर रखी है, ठीक है, ग्रिक्स का भी स्ट्रैटेजी का भी है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग लॉस ज्यादातर नहीं कर रहे हैं, ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लॉस प्रॉफिट के बीच में। मतलब एक जर्नी कोई भी स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है डे 1 से ग्रिक्स नहीं सीख लेता, डे 1 से स्ट्रैटेजी नहीं करने लग जाता, वो शुरू में लॉस करता है, मैंने भी किया है, ठीक है। तो उसी दौर से काफी लोग पहले इक्विटी माइंडसेट से काम करते हैं, फिर एसएल से काम करते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार ये सब वर्क नहीं कर रहा, तो स्ट्रैटेजी के पीछे जाते थोड़ा सा और सीखते हैं कि नहीं और भी ग्रिक्स सीखना चाहिए, सिर्फ थीटा से काम नहीं चलेगा, तो और सीखते हैं, एंड उसके बाद फिर
ये यहां पे जाके रुक जाते हैं एक बार के लिए, क्योंकि यहां के बाद वह प्रॉफिट भी कर रहा है, लॉस भी कर रहा है, प्रॉफिट भी कर रहा है, लॉस भी कर रहा है, और समहाउ ब्रेक इवन मेंटेन किया हुआ है। और यहां पे अब स्ट्रैटेजी कर रहा है, तो देखिए ऑप्शंस में ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी कर देती है। अपने कोई भी इक्विटी में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट ऑप्शंस में है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सेल्फ रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है। ये कोई भी स्ट्रैटेजी करे तो दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है। एक तो फुल्ली हेज स्ट्रैटेजी होती है, तो उस फुल्ली हेज का मतलब क्या हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट उसमें हो रहा है। आप ना नेकेट बाइंग किए होंगे ना नेकेट सेलिंग किए होंगे, आप बोथ सेलिंग बाइंग मिला के कुछ स्ट्रैटेजी बनाए होंगे जो कि फुल्ली हेज्ड है। तो उस तरह की स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट हो रहा है। आप जब ट्रेड ले रहे हो तो डे वन पे पता है कि कितना मेरा टारगेट है, कितना मेरा प्रॉफिट होने वाला है, कितना मेरा लॉस होने वाला है। आप अगर उससे कंफर्टेबल है तो आप उस स्ट्रैटेजी में एंटर कर रहे हैं, वरना नहीं कर रहे हैं, तो वहां रिस्क मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट हो जा रहा है। उसके बाद भी मतलब जैसे मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट तो कर लिया, बट सक्सेस रेट नहीं मिल पा रही, इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रही है, एंड इस तरह से चल रहा है। अब बात आता है कि आप अगर लेट से यही स्ट्रैटेजी को कर रहे हैं और कोई व्यू से कर रहे हैं, व्यू रॉन्ग हो गया तो क्या? रिस्क मैनेजमेंट उसमें ठीक है, पता है कि हाँ मैक्स लेट से एक कोई स्ट्रैटेजी किया बुलिश, उसमें मैक्स प्रॉफिट है लेट से 6000 और मैक्स लॉस है मान लीजिए 4000, ये है। तो ये तो समझ में आ गया, यहां पे रिस्क मैनेजमेंट हो गया कि भाई 4000 से ज्यादा इसमें लॉस नहीं होगा, 6000 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं आनी है। बट जब हम लॉस कर रहे हैं तो हम 4000 कर रहे हैं, जब हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो 6000 कर रहे हैं। और मान लीजिए मेरा सक्सेस रेट ठीक नहीं है, डायरेक्शनली बेट ले रहा हूं तो सक्सेस रेट ठीक नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा यहां पे कि एक और चीज हो जाए, तो मेरा जो स्ट्रगल पीरियड है ना वो ओवर हो जाएगा। कि यहां पे अगर मैं एडजस्टमेंट्स कर सकूं, कब एडजस्टमेंट्स कर सकूं? जब मेरा व्यू रॉन्ग हो रहा है ना, तो मैं ये 4000 का लॉस नहीं करूंगा, मैं लॉस काश 3000 कर लूं, और जब मैं प्रॉफिट कर रहा हूं मैं 6000 का कर रहा हूं, तो मेरा यहां पे क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड जो है बेहतर कर लूंगा। तो अगर मेरा सक्सेस रेट भी ठीक नहीं रहेगा उतना, तो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड के कारण मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा एंड ऑफ द ईयर। तो यहां पे आता है एडजस्टमेंट वाला चीज जो कि लैकिंग रहता है। तो कई सारे स्टेप्स से ट्रेडर बनता है। ट्रेडर बनने की जर्नी आसान नहीं होती है किसी के लिए भी। आजकल जो सोचता है ना कि भाई आज डीमेट अकाउंट खोला कल से ऑप्शन ट्रेडिंग, ऐसा होता नहीं है। सबका एक स्ट्रगल फेज चलता है, अपनी गलतियों से सीखता है। कोई कहीं से भी कितना भी सीख ले, जब वो रियल ट्रेड करने जाएगा उससे गलतियां होंगी, एंड फिर वहां से भी खुद का सेल्फ लर्निंग होता है, एंड फिर वो आगे बढ़ता है। तो पहला स्टेज मैंने बता दिया, तो कुछ भी नॉलेज नहीं है उस तरह से कर रहा है, फिर थोड़ा सा एसएल वगैरह करके काम किया, फिर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वगैरह एक्सप्लोर किया, फिर स्ट्रैटेजी वगैरह में किया। बट स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट टाइप की है, बुलिश बेरिश साइडवेज। और जब मैं बोल रहा हूं बुलिश बेरिश साइडवेज, इसका मतलब बुलिश मार्केट, बुलिश जब मार्केट रहेगा तब जाकर बुलिश की स्ट्रैटेजी काम करेगा, तो जाहिर सी बात उसके लिए मार्केट का डायरेक्शन आपको सही होना चाहिए। बेरिश तो बेरिश में डायरेक्शन सही होना चाहिए। साइडवेज में तो साइडवेज भी तो एक प्रकार से आप मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ एक रेंज में ही रहने वाला है। यहां गलती हो सकती है, तो यहां आप डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में अगर गलती हो रही है तो आप क्या करोगे? तब आता ही एडजस्टमेंट्स का हथियार। तो सर एडजस्टमेंट्स है क्या और इसको आपने कैसे सीखे? अगर मैं उस फेज में हूं जहां पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, नेट प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा हूं, लॉस भी ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बट नेट प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा हूं, तो क्या करें? आगे का रास्ता क्या है? यहां बहुत ही सारे ट्रेडर अटके पड़े हैं। तो देखिए कई सारा चीज जो है ना वो आपको सुधारने की जरूरत है, और अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका रास्ता जो है आगे प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ शुरू हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है बता रहा हूं कि उनके लिए जिनको स्ट्रैटेजी ग्रीक सब कुछ आता है उनके लिए मैं बता रहा हूं। अब तो देखिए आपको पहले तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले से निकलना पड़ेगा। ये जो हाई रिस्क है ना, इसको थोड़ा सा लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, मतलब आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको बेहतर करना पड़ेगा। तो पहले तो आप अगर किसी ऐसी स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं जहां हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है तो उससे निकल जाइए, लो रिस्क वाली स्ट्रैटेजी में काम कीजिए जहां हाई रिवॉर्ड हो। सर ऐसा हो सकता है क्या कि अपने कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं जहां रिस्क कम है रिवॉर्ड ज्यादा है? हो सकता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी ऐसी है। बट सर उसका सक्सेस रेट कम होगा ना, तो सक्सेस रेट ठीक किया जा सकता है। वो सक्सेस रेट ठीक किया जा सकता है थ्रू एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो आपको पहले तो हाई रिस्क की ट्रेड से निकल जाइए। अगर रिवॉर्ड भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है, आपका अगर रिवॉर्ड भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो आप कर लीजिए। तो पहले जो ना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी से निकलिए। मतलब आप लोग ऐसी स्ट्रैटेजी में काम करते हैं समटाइम, सब कुछ जानते हुए, जहां आर पार की होती है कि भाई आएगा तो 20,000 जाएगा तो 20,000। अगेन तब आप डे कैटेगरी 1 वाले ही ट्रेडर हो गए या 2 वाले हो गए। आप स्ट्रैटेजी कर तो रहे हैं, बट स्ट्रैटेजी में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आप इस तरह से, मतलब मैं कैसे समझाऊं कि लेट से एक बंदा है जो हेजिंग के नाम पे सुनिएगा क्या करता है। लेट से मैंने क्या बताया कि भाई आप लोग जो ट्रेडर लोग हैं ना, कोई भी ओटीएम जो है ना वो कॉल बाई मत करना, ज्यादा ओटीएम बाई मत करना, ठीक है। और जनरली आप लोग सेलिंग करके काम करो, रिस्क उसमें कमती है, सेलिंग करके काम करो। तो काफी लोग क्या करते हैं, आप देखिएगा हेजिंग कैसे करता है। एटीएम का जाके वो कॉल सेल कर देगा, कि कॉल सेल जब कर रहा है तो उसको ज्यादा प्रीमियम चाहिए। कॉल माइंडसेट समझिएगा, कॉल जब बाई करता है ना तो उसको कमती प्रीमियम देना होता है, बट जब कॉल सेल कर रहा है तो पता है इतना ही आना था, हम ज्यादा है, तो जाके एटीएम का सेल कर देता है, ठीक है। तो एटीएम का सेल कर देगा। अब इसका हेजिंग सुनिए, लेट्स से 25,000 का उसने सेल किया है
एटीएम है, निफ्टी 25,000 पर 25,000 का सेल किया है। अब इसका हेजिंग सुनिए, कहीं से भी सीख लेता है आजकल तो हेजिंग एक वर्ड ऐसा हो गया है कि लेट से उसे प्ले किया जा सकता है और सभी लोग हेजिंग हेजिंग बना रहे हैं, बट हेजिंग का मतलब लोगों को कितना समझ में आई डोंट नो। तो हेजिंग क्या कर रहा है आप समझिएगा, बोल रहा है कि अब इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, ठीक है, सोशल मीडिया पे काफी लोग समझा के देखो इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, तो एक काम करना आप जाके एक ओटीएम का कॉल सेल भी कर दे, बाय भी कर लेना साथ में। कहां का सुनिएगा, 26,000 का या 26,500 का या 27,000 का, और बोलता है आपका हेजिंग हो गया। अरे भाई साहब, या 1000 पॉइंट का आप रिस्क लेके बैठे हो, 26,000 का जो कॉल ऑप्शन बाई किया हो ना वो बचाएगा नहीं, अभी वो 26,000 को ऊपर जाने में बचाएगा, तो 1000 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो। अगर आप नहीं भी करते तो कौन सा 1000 पॉइंट बढ़ जाना था 1 वीक का, अगर वीकली को ट्रेड ले रहा है तो इस तरह का तो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं हेजिंग। अब बोलेगा देखो आपका हेजिंग, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाई डरने की जरूरत है, 1000 पॉइंट टान दिया ऊपर तो 65,000 का लॉस हो जाएगा वन लॉट में सिर्फ ओनली, तो ये कोई हेजिंग नहीं हुआ, ठीक है, ये जस्ट आपने कुछ भी कर दिए और बोल दिया इसका नाम हेजिंग है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो मैं सेलिंग करने का बोल रहा हूं कि आप सेलिंग करके काम करो उसका, या सारा दुनिया बोल रही है कि सेलिंग करने से पैसा बनता है और हेजिंग करना चाहिए, तो इस तरह का हेजिंग नहीं चलता है भाई। तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि भाई अगर मैं कोई सेल करके की काम कर रहा हूं तो उसके लिए जो मैं हेज बाई कर रहा हूं ना, वह उसमें थोड़ा सा कॉस्ट भी जाएगा। आप पूरा कमाने का क्यों सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई 200 का अगर मैं सेल किया ना तो 200 पूरा जाना चाहिए, मैं हेजिंग बाई करूंगा सिर्फ 10 का, मैं 190 घर लेके जाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलता। और फिर इसको बोलेंगे कि अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, देखो हमने 10 का बाई कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आप 200 का अगर सेल करो, दो ना 100 रुपीज, क्या दिक्कत है, 100 लेके जाओ, मैं तो बोलता हूं 150 दे दो, 50 लेके जाओ, बट रिस्क तो कम लो ना। और ये भी अगर 50 आपका स्टेक पे आया, मतलब 50 आपके घर आ रहा है, उसके बदले अगर आप लेट से 100 का रिस्क ले रहे हो या 150 का रिस्क ले रहे हो, उसको भी कम किया जा सकता है। तो उसको देखो ना कि आप 200 लेके आप 1000 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो या 2000 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो, ये करने से वो हेजिंग नहीं हुआ। तो काफी लोग को हेजिंग के नाम ये सब चल रहा है, तो ये नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप डे 1 पे फुल्ली हेज्ड, फुल्ली जो हेज स्ट्रैटेजी होगी उस पर आपको काम करना है, और इसमें अगर आपका व्यू रॉन्ग हो गया तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, ताकि रिस्क रिवॉर्ड इनिशियली शुरू में ही बेटर होना चाहिए, इसके जरिए हम और बेटर कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट सीखने के लिए ना आपको ग्रिक्स का सुपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं काफी बार ग्रिक्स बोलता हूं, काफी लोगों को लगता होगा कि यार ग्रिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, एंड काफी लोग यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि यार ग्रिक्स का कुछ नॉलेज इतना नहीं है, थोड़ा बहुत जान लो काम चल जाएगा। भाई नहीं चलता है, क्योंकि आप जब एडजस्टमेंट करते हो तो किस स्ट्राइक पे ऐसा करना है, किस एक्सपायरी में करनी है। आप 2 दिन पहले कर रहे हो, 3 दिन पहले कर रहे हो एक्सपायरी के, या 15 दिन पहले कर रहे हो, उस पर बहुत सारी चीज मैटर करता है। एंड सभी स्ट्राइक का, सभी एक्सपायरीज का और ग्रिक्स बिहेवियर अलग अलग होता है। तो आपको अगर अच्छे से नहीं आ रहा है ना तो आप कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते कि यार ग्रिक्स कुछ भी नहीं होता है। तो एडजस्टमेंट के लिए ग्रिक्स का चाहिए नॉलेज। और काफी लोग एडजस्टमेंट ऐसा समझते हैं ना कि मेरा ट्रेड जो है ना वो लॉस में चला गया, अब जाके मैं एडजस्टमेंट बता दीजिए क्या करना है। तो एडजस्टमेंट ऐसे होती नहीं है। अगर आप जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, आप जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो कोई भी ट्रेड करने का, कोई भी स्ट्रैटेजी, तो उसमें क्या होता है ना कि पहले तो फुल्ली हेज्ड है, ये देखने लगा ये फुल्ली हेज्ड है। उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट्स का इसको पहले ही छोड़ा जाता है कि हमें कब एडजस्टमेंट्स करने, किस सिनारियो में क्या एडजस्टमेंट्स करना है। ऐसा नहीं होता है कि आप ट्रेड ले लिए, लॉस में गया तो आप बताइए क्या एडजस्टमेंट्स करना है। भाई ऐसे नहीं होता है। आपको डे 1 में जब आप ट्रेड ले तभी पता होना चाहिए कि ये होगा तो हमें ये एडजस्टमेंट्स करनी है और ये होगा तो ये करना है। वो रूल पहले ही बना रहता है और क्या एडजस्टमेंट करना पहले ही डिफाइंड रहता है। तो उस तरह से स्ट्रैटेजी को बिल्ड की जाती है, ठीक है। तो ये अगर आप सीख लेंगे ना एडजस्टमेंट्स वाली चीज ठीक से, तो आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना उस दौर से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। उसके बाद समहाउ कभी कभी क्या होता है ना कि लेट से जब आप छोटा ट्रेड कर रहे हैं, कमती क्वांटिटी कर रहे हैं, एडजस्टमेंट भी थोड़ा बहुत सीख लिया तो आप प्रॉफिट थोड़ा बहुत करना शुरू कर देते हैं। बट जब आप स्केल कर जाते हैं, आप सोचते हैं क्वांटिटी बढ़ा दूं और ज्यादा बढ़ा दूं, ठीक है, तो फिर वहां पे स्ट्रगल आ जाती है। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप आता है जहां पे थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो गए हैं, एडजस्टमेंट वगैरह करके थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वगैरह को डिफाइन, थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करके सारा कुछ करके रूल बेस्ड बना लिया है, डिसिप्लिन ले आया है, अपना इमोशनल यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको नहीं ला रहे हैं और उसके बेसिस पे कर रहे हैं। अब आता है बारी कि अब स्केल करना है। अब वहां भी प्रॉब्लम आता है कि स्केल अब कैसे करें। सब कुछ ठीक है बट स्केल कैसे करें, क्योंकि अभी तक जो भी हम स्ट्रैटेजी कर रहे थे तो वहां पे हम एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि मेरा ट्रेड जो है ना थोड़ा बहुत रिस्की था, हम उसको कम कर रहे थे। बट जब आप स्केल करोगे ना तो वहां पे स्ट्रैटेजी को और भी कमती रिस्क में लेके जाना पड़ेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है जब हम लोग कमती लॉट में काम करते हैं या जो छोटा कैपिटल पे काम करते हैं तो पार्सली हेज ट्रेड लेते हैं ताकि थोड़ा सा आरओआई बढ़ जाए। जैसे रेशियो हो गया तो पार्सली हेज है, तो उस तरह का हम लोग ट्रेड लेते हैं और फिर संभालते हैं और संभल जाता है। बट जब बड़ा जैसे लेट से 1 CR से कर रहे हो तो ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यार ये 50 CR से काम करना है, पार्शियल हेज ट्रेड ले, रेशियो स्प्रेड करे, नहीं चलेगा, वहां पे नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी दिन गैप डाउन गैप अप हुआ
कहानी खत्म हो जाएगा आपका, तो वो नहीं चलता है। तो जब आप स्केल करते हैं तब तो फिर आपको कोई भी कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी कॉन्फिडेंट है, कितना भी एडजस्टमेंट्स गुरु है, कितना भी कुछ कर लिया है, फुल्ली हेज ट्रेड ही चलेगा। और उस फुल्ली हेज में ही आप हेज बेस्ड एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत कर लीजिए, वो चलेगा, बट पूरा का पूरा फुल्ली हेज ट्रेड होना पड़ेगा। तो ये एक जर्नी ऐसे करके बढ़ती है, और फिर स्केल कर जब आप कर लेते हैं तो फुल्ली हेज भी रहती है, कोई टेंशन भी नहीं रहता है। बट एक चीज होता है, रिटर्न आपका कम जाता है। रिटर्न जो आप छोटे कैपिटल पे एडजस्टमेंट्स वगैरह करके कर पा रहे थे ना, उतना रिटर्न आपका नहीं बनेगा, आपका रिटर्न कम जाएगा। तो जब बड़ा कैपिटल पे काम होता है ना, तो रिटर्न कम भी जाता है, तो भी आप एब्सोल्यूट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बना पाते हैं। तो यह एक पूरा जर्नी रहेगा। अगर कोई भी लोग ऑप्शंस में आ रहे हैं तो ऐसा ही स्टार्ट होगा। शुरू शुरू में आप गलतियां ऐसे करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, फिर सीखेंगे वो इस कारण से गलती हो रही थी, उसको थोड़ा सा सुधारेंगे, फिर भी रिस्क लेंगे, गलती होगी, फिर आप सोचेंगे नहीं ऑप्शंस को ऐसे नहीं काम करना, स्ट्रैटेजी स्पेस भी करना है, फिर वहां पे गलती होगी, अरे एडजस्टमेंट सीख लेते, थोड़ा सा संभल गए, अब स्केल करते, फिर वहां पे स्ट्रगल होगा, और फिर एक बार इस दौर को गुजर जाएंगे ना, तो रास्ता फिर आगे की तरफ ही मिलेगा। तो स्टेप्स क्या हो गए? अगर आज कोई एकदम सीखना चाह रहा है शुरू से, तो पहला स्टेप क्या होगा कि कहीं भी जब होता है ना, लेट्स से कोई डॉक्टर भी है तो पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करती, जाके पहले ऑपरेशन नहीं करने लग जाता है। उसको पता है कि अगर पहले थोड़ा बहुत नॉलेज लेके ऑपरेशन करने गया तो पेशेंट का क्या हाल होगा। तो पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली टाइम देके सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस को पहले सीखिए, अगर ऑप्शंस में आना है, बिना सीखे तो नहीं आना है। इससे आप सभी सहमत होंगे। सर सीखने के नाम पे आप लोग का बहुत चोचला रहता है सर, हर कोई बोलो सीखो सीखो, सब अपना कोर्स बेच रहा है, ये कर रहा है, वर्कशॉप कर रहा है, ठीक है। तो बोल दो ना भाई, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, बोले एमबीबीएस मुझे नहीं चाहिए, उठाओ किसी को रोड पे ऑपरेशन करवा लो, ठीक है, उठा के, क्यों सीखना है। तो जो लोग भी ऐसे लोग बोलते हैं ना कि सर आप लोग को तो सिखाने का ये रहता है, अरे भाई मेरे पास नॉलेज है, मैंने 15-17 साल दिए हैं इस मार्केट्स में, और मैं अगर सिखा भी रहा हूं तो कौन सा गुनाह कर दे रहा हूं? ये कोई गुनाह हो गया क्या किसी को सिखा रहे हैं? और जब सिखा रहे हैं तो फिर आता है कि सर फ्री में सिखाई ना, फिर क्यों पैसा चार्ज कर रहे हैं? तो जाओ किसी को भी बोल दो कि फ्री में आपका कोई काम कर देगा, आपके घर में काम करने वाले आते होंगे, उसको बोल दीजिए, या आप छोड़ दीजिए उसको, आप पहले स्टार्ट कीजिए। आप जाके जो भी काम करते हो फ्री में करना शुरू कर दीजिए। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, बॉस को बोलेंगे सर मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं सीए हूं, मैंने पढ़ाई की है उसका, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सिखाना अच्छा लगता है, मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे ऑडिट करना अच्छा लगता है, मैं फ्री में सिखाऊंगा सर, ठीक है, हो जाएगा। और एक साइकोलॉजिकल भी चीज है, आप देखेंगे कि कभी कभी ना सोशल एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ मतलब होता रहता है, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा जो सिंगर है, ठीक है, जो कंसर्ट वगैरह करता है तो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। अगर रोड में जाता है ना और अपना गिटार वगैरह बजा रहा है तो लोग उसको 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया ऐसे देते हैं, और देते भी नहीं काफ़ी लोग, ठीक है। तो फ्री का वही महत्व है। और वही जब कंसर्ट में जाएंगे तो वही बंदा टिकट 50,000 का, 1 लाख का करके जाएगा। तो अगर आज मैं फ्री में सिखाने भी लग जाऊँ ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। और कैसे नहीं होगा? जो अपना एक फाउंडेशन प्रोग्राम है, ठीक है, तो मैं इसी पर्सपेक्टिव से लाया था कि मैं सभी को अच्छे से सिखाऊंगा। एंड जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट फाउंडेशन प्रोग्राम मैंने लाया, पता है कितने में? 999 में। उसके रिगार्डिंग व्हाट्सअप आता है मेरे टीम को कि सर कुछ डिस्काउंट होगा। आप सोचो, मतलब उसमें 20+ मॉड्यूल है 20+, 100 सेशन है, 100 सेशन, वो भी 10-15 मिनट के नहीं, 1-1 घंटे के 100 सेशन है, और अराउंड 70+ आवर का कंटेंट है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना पूरा, तो गला बैठ जाता था। उसका मैंने प्राइस क्या रखा? 999 की, सब लोग कोई कर सके। उसमें डिस्काउंट मांगते हैं मेरे से लोग, उसको सर्वर कॉस्ट मेरा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, ठीक है, जहां पे क्लासेस चलती है, तो उसके लिए भी आता है डिस्काउंट। तो मैंने उसको अगर मैं यहीं पे रखता 10,000 15,000 तो लोग लेते और डिस्काउंट भी नहीं मांगते, बट उसके लिए मांगता है कौन? डिस्काउंट। 999 का सिर्फ प्रोग्राम है, जाके देख लीजिएगा मेरे वेबसाइट पे क्या करिकुलम है, क्या कंटेंट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये स्थिति है। इसीलिए कुछ चीजों में ना जिनको सीरियसली सीखना है वो पैसा देके भी सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, और जिनको नहीं सीखना है ना उसको मैं फ्री में दे दूं ना तो भी कोई कदर नहीं है। इसीलिए पैसे का महत्व है, और कोई भी सर्विस में पैसे चार्ज किए जाते हैं, और सोसाइटी इस तरह से ही रन करती है, इकोनॉमी इस तरह से चलती है। जो लोग आके बकवास करते हैं ना फ्री में सिखा दीजिए, क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो आप पहले काम कर लो फ्री में, या मेरे पास भी बहुत सारे काम है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना कि सर मैं फ्री में कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब बकवास बातों को छोड़ दीजिए। तो पहले तो आप सीखिए। यूट्यूब में फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, किसी का प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं आज के समय में। यूट्यूब में फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, जाइए सीखिए, लेकिन पहले, और सीखिए तो कायदे से सीखिए, ऊपर ऊपर से नहीं। तो पहला स्टेप्स ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या सर सीखना चाहिए अच्छे से अगर ऑप्शंस में काम करना है? तो पहले तो ऑप्शंस की बेसिक्स आप सीख लो अच्छे से, ऑप्शंस की बेसिक्स आप सीख लो, जैसे लॉट साइज क्या होता है, ओपन टेस्ट क्या होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद सबसे जो आत्मा है, जैसे मैंने बताया, बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन ग्रीक्स को एकदम निचोड़ निचोड़ के सीख लीजिए, यही इसकी आत्मा है ऑप्शंस की। उसके बाद ऑप्शंस स्ट्रैटेजी आप सीख लो, कुछ जो प्लेन ऑप्शन स्ट्रैटेजी वगैरह होती है, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, कॉलर, कैलेंडर, स्टार्डल, स्ट्रैंगल, इस तरह की। उसके बाद आप थोड़ा सा इसी में बेसिक स्ट्रैटेजी में ही आप एडजस्टमेंट्स का थोड़ा सा कंसेप्ट सीखो, ठीक है। उसके बाद आप एडवांस जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें जाओ, ठीक है। एंड
आप थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो। मतलब कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने के पहले, कोई भी ट्रेड लेने के पहले रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो कि उसमें रिस्क समझो। उसके बाद सर क्या करें, ये सब सारा कुछ सीख लिया, सब कुछ कर लिया, आप क्या करें, तो अब आप एक डिसिप्लिन बनाओ कि लेट से कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता ना कि एक दो स्ट्रैटेजी ऐसा किया, 2-3 महीने प्रॉफिट दिया तो किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसको लॉस दिया 1-2 महीने, तो फिर नया स्ट्रैटेजी, फिर दूसरा स्ट्रैटेजी, फिर तीसरा स्ट्रैटेजी, ये सब नहीं चलेगा। आप एक स्ट्रैटेजी को कम से कम 2 ईयर्स करो। सर 2 ईयर्स बाद अगर आप लोग को पता चला कि इसमें तो लॉस ही लॉस हो रहा था, तो आप बैक टेस्ट कर लो ना, पहले आप बैक टेस्ट कर लो स्ट्रैटेजी को, जिसको भी आप रियल करने वाले 2-3 साल के मार्केट में बैक टेस्ट कर लो, उससे पता चल जाएगा कि यस ये जो स्ट्रैटेजी है ये नेट प्रॉफिटेबल है। फिर उसमें आप वर्चुअल ट्रेड करो, फिर रियल ट्रेड की तरफ जाओ, लेकिन 1-1.5 साल 2 साल करो उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब स्ट्रैटेजी सिलेक्शन में आपका बहुत सारा चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप एडवांस स्ट्रैटेजी या कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो आप देख लो कि आपको इंट्राडे वाली करनी है, वीकली करनी है, मंथली वाली करनी है, कौन सी करनी है, ये आप देख लो। वो आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपको क्या टाइम मिलता है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फुल टाइम इसमें देना चाहते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये सब आप कर लीजिए। उसके बाद आप स्केल करने का सोचेंगे, तो ये एक पूरा जर्नी रहेगा सीखने का, ठीक है। ये सब जर्नी होगा सीखने का, बट सीखने का अंत नहीं है। अब क्या होगा, ये सब आपने सीख लिया, अब आपका जो होता है स्टेप, जो होता है नेक्स्ट स्टेप, पहले सीखने का हो गया, स्टेप 2। बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते रहते बीच में, मार्केट का सिनारियो चेंज होता रहता है, आईवी लेवल चेंज होते रहते हैं, तो इन सब में आपको अपना यही स्ट्रैटेजी, सब यही रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ कस्टमाइज करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि यहाँ वर्क करेगा नहीं करेगा। तो ये सब आपका सेल्फ लर्निंग होगा, एक्सपीरियंस इससे हासिल होगा, नए नए कुछ चीज़ें आ रही है उसको सीखिए। तो ये सब जब आप करेंगे तब जाके आप सही मायनों में एक सही दिशा में जा पाएंगे। सर टाइम कितना लगेगा? 2 ईयर्स मिनिमम, 2 ईयर्स लगेगा मिनिमम, आप ये जान कर रख लो, 2 ईयर्स मिनिमम लगेगा। तो ये आपको देना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं अभी जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहता हूं, इसको छोड़ दूं? कतई नहीं, कतई नहीं। आप कम से कम 3 to 4 ईयर्स ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप 3-4 साल तक कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल है और जो कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, तब सोच सकते हैं, वरना नहीं। सर इनिशियल स्टेज में क्या करना चाहिए? दोनों ही चीज लेके चलना चाहिए। ट्रेडिंग में फुल्ली आश्रित नहीं होना है, साइड इनकम होना चाहिए, एंड फिर ट्रेडिंग आपको करना है, ताकि आप प्रेशर में आकर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। सर समझ गया सर पूरा। स्टिल सर 3-4 साल दे दिए, नहीं हो पाया सर, बहुत प्रयास कर लिया, सीखा भी, हर चीज सीखा, बहुत लोगों का कोर्स किया, लॉसेस से सीखा, बहुत सुधारने का कोशिश किया, 3-4 साल हो गए सर, अभी स्टिल स्ट्रगल कर रहा हूं। भाई साहब कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी कुछ कुछ चीजें प्रत्येक की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ता है बहुत जोर का ट्रेडिंग में, और कई कई समय पे ना साइकोलॉजी को आप नहीं बदल पाते हैं। तो हर चीज लाइफ में अचीव आप कर लेंगे जरूरी नहीं है। हो सकता है 3-4 साल दिया आपने, आपका नहीं हुआ, तो आप इन्वेस्टमेंट कर लो ना लॉन्ग टर्म। इसके इतना जितना नॉलेज आपको हो गया है, अगर आप मार्केट को कंटिन्यूस ट्रैक शिफ्ट करते रहेंगे ना, तो बहुत समय पे अपॉर्चुनिटी आती है, जब मार्केट क्रैश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस समय पे आप जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करेंगे, आपको पता है कि यार इस समय पे करूंगा तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो अब उस समय पे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा लेना, इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाओ, एसआईपी कर लो। ये सब जितना नॉलेज है उसके आधार पे आप कुछ कुछ मेजर इवेंट्स होंगे उसमें पैसा बना लोगे, बस उतना तक ही सीमित कर लो, अपना लाइफ को एंजॉय करो, कोई और काम में चले जाओ। इसमें बर्बाद और जिंदगी को नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 3-4 साल दे दिए इस मार्केट में और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और जाहिर सी बात है आपने ऐसे समय पे दिए होंगे जब आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, आप जवानी में थे, आप ऐसे समय पे थे जहां पे 3-4 साल बहुत मायने रखता है, जो कि आपके पूरे लाइफ स्पेन का 5% टाइम चला गया है, और वो 5% to 10% जो टाइम गया है वह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वाला टाइम गया है। तो कुछ चीज़ें अचीव लाइफ में नहीं होती है, तो आपको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं जब सीए ज्वाइन किया था, मेरे से सीए एक समय के बाद नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। काफ़ी लोगों मैंने देखा है 10-10 साल सीए में दे दिए हैं, जवानी के 10 साल सीए में दे दिए हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे जान पहचान में 10 साल, मतलब फेल पे फेल हुए जा रहे, भी छोड़ नहीं रहे, रास्ता भी नहीं बचता है, कि उसको पता है अगर सीए बन गया तो ये लग्जरियस लाइफ, ये शानो शौकत, ये इज्जत, और अगर अभी छोड़ा तो हमने और कुछ तैयारी ही नहीं की उसके अलावा, तो मुझे एक नॉर्मल अकाउंटेंट का जॉब मिलेगा 15-20-25 हज़ार का, मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, और एक बार जो मैंने सपने सजोए हैं ना, वो सपना मेरा टूट जाएगा, और जब भी मैं ऑफिस जाऊंगा अकाउंटिंग का काम करने के लिए, मेरे वो सीए का ये याद आएगा। भाई अगर आप 10 साल नहीं दिए होते, यहाँ 5 साल में ही निकल गए होते ना, तो वो 5 साल जो बचता आपका, उसमें कुछ और आप ऐसा कर जाते जो सीए से बेटर होता, और आपको रिग्रेट नहीं रहता सारा लाइफ। तो सही समय पे कुछ चीजों से निकल भी जाना चाहिए, एंड ट्रेडिंग अगर रास नहीं आ रही है सब चीज करने के बाद, तो ट्रेडिंग को भी छोड़ देनी चाहिए। लाइफ में क्या पता आपके लिए कुछ नया मुकाम
कुछ नई चीज़ें रखी हुई हैं जो आपका इंतजार कर रही थी, आप उस समय पे गए नहीं, आप ट्रेडिंग में लगे रह गए और ट्रेडिंग ने आपका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो ये हार्श रियलिटी है, कोई बोलेगा नहीं, सब बोलेगा कि ट्राई करो होगा। कुछ चीज़ें नहीं होती है लाइफ में, छोड़ देना चाहिए और खुश रहना चाहिए। चलिए, आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छा एक नॉलेज मिला होगा कि कैसे सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे सब कुछ करने के बाद भी ना हो तो छोड़ देना है। छोड़ना भी ज़िंदगी है, हर कुछ पकड़ने से नहीं मिलती। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।